ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में देखो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, ये जो भाषा का विकास है, क्योंकि हिंदी को अब अगर सही करना है तो पहले भाषाओं का हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भैया आप पूरा का पूरा इसमें ही जाइए, वो नहीं कहेंगे। जैसे कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, कहाँ पर इनका यूज हुआ है, तो आपके जीके के लिए भी जरूरी होगा। दूसरा जो इसका पॉइंट होगा, जो इसके बाद हम करेंगे, ऐसे में हिंदी इंग्लिश दोनों भरा। ठीक है, चलो इस बार देखते हैं, इंप्रूवमेंट तो आ ही जाएगी। पिछली बार हमने फीडबैक तो दिया ही था। तो हमने कहा कि एक तो हम ये करेंगे, आर्य भाषाओं का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है, क्योंकि इसी से ही आप जो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधि है, इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आप क्रिएट कर पाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा कवि जो है वो अवधि भाषा में है, ब्रज भाषा में बोल रहा है, खड़ी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप कहते हैं कि भाषा जो है वो प्रवाहमयी है, भाषा बोधगम्य है, भाषा सरल है, सहज है, तो इन तरीकों का आप यूज करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो आज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जो कविताओं का जो युग चला, उसमें क्या क्या चीजें आपको जरूरी है। जैसे आपके लिए छायावादी आपने सुना होगा कि भैया ये जो कवि है, एक पर्टिकुलर कवि, ये छायावादी कवि है। इसकी जितनी भी कविताएं हैं, चाहे इसके अलावा दूसरे कवि है, रीतिकाल के कवि है, आदिकाल के हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा सा हम समझेंगे। और साथ ही साथ में ये देखेंगे कि उनके टाइम पीरियड की छायावाद के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, और उनके टाइम पीरियड में क्या चीजें प्रेवलेंट थी, क्योंकि जो चीजें उस समय चली होंगी तो पोइम भी वैसी ही चलती हैं। आज के ज़माने में अगर प्यार मोहब्बत वाला किस्सा चला है, आपने शायरी वैसी देखी होगी, आपने कहानियां वैसी देख रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति काल की बात की जाए तो भक्ति काल में आप देखेंगे लोग जो हैं भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो वो पोइम भी वैसी ही होगी कि आपको खींच ले, भगवान कृष्ण की ओर खींच ले, राम की ओर खींच ले, किसी की ओर भी जिसके आप भक्त हैं, तो वो भक्ति काल का युग होगा। रीति काल, तो ये सारे डिफरेंसेस क्या हैं आप इनको समझ जाएंगे। फिर अगले वाले जो सेशन होगा वहां पर हम देखेंगे, एक एक करके एक कवि को लेंगे और उस कवि के बारे में जो थोड़ी बहुत पोइम है, आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड उससे उसका जान लेंगे, और साथ ही साथ में ये भी समझ पाएंगे कि उनकी पोइम जो है वो किस तरीके से आपको प्रसंग मेंशन करना है, व्याख्या कैसे करनी है और विशेष कैसे लिखना है। तो इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा थोड़ा विस्तृत करके विस्तार में जाएंगे हम अभी। तो ध्यान यहीं पर केंद्रित रखिएगा, कितना ही समय है आपके पास, लगभग 1 घंटा आपने यहाँ पर देना है। तो उस 1 घंटे में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देनी देंगे ही हम, क्योंकि हमें भी आपके समय का पता ही है कि आप कितना कितना समय कहाँ कहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। जितना का समय है आप यहाँ पर रखिएगा। कुछ एक ऐसे में भी दिक्कत आ रही थी, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे आगे की ओर बढ़ना है, कैसे ले जो टोन है मेंटेन करनी है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको टैकल कर लेंगे। क्लियर? और दूसरे टेस्ट के लिए तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले शुरुआत करते हैं भाषाओं के बारे में। थोड़ा सा जानना है आपने, वर्गीकरण कैसे हुआ है। जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका डिवीजन कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। अब इसमें जो वैदिक संस्कृत थी, आप समझ ही सकते हैं कि वैदिक वैदिक युग, तो वैदिक काल में किसके लिए इस भाषा का प्रयोग किया होगा, वैदिक संस्कृत का, जो हमारे 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जो भाषा है, उस वैदिक संस्कृत में इसको लिखा गया है। अब इसमें स्वराघात क्या है, संधि नियमों में शिथिलता क्या है, इनको जानने की जरूरत नहीं है। और इसमें 52 ध्वनियां थी, स्वर और व्यंजन जो हम आज भी पढ़ते हैं। आपको याद रखना है, वैदिक संस्कृत में जो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको यूज किया गया, इनमें ये भाषा यूज की गई है। दूसरा आता है फिर लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत यानी कि जो वाल्मीकि रामायण और महाभारत की जो भाषा है, बेशक यहाँ पर जो ध्वनियां हैं उनकी 48 हो गई, यहां पर भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये याद करो कि यहां पर देखो, यहां पर संधि जो नियम थे वहां पर शिथिलता थी, उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी। यहां पर कठोर व्याकरण नियम कठोर हो गए। तो थोड़ा बहुत आपको याद रहा कि हमने पहले सबसे पहले देखा वैदिक संस्कृत, फिर आपने देखा लौकिक संस्कृत, फिर आते हैं मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में आप देखते हैं सबसे पहली भाषा जो आप मीडिएवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो भैया पाली भाषा में आपको कहां कहां पर यह जिक्र मिलता है। जो बौद्ध धर्म की जो प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी, वो पाली भाषा थी। चाहे वो जातक कथाएं हो गई, त्रिपिटक हो गए, सुत्त पिटक हो गए, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, तो वो पाली भाषा का प्रयोग ही किया गया। इसी इसी टाइम पीरियड में पाली भाषा का विकास हुआ। और अभिषेक के जो अशोक के जो अभिलेख थे उसमें भी यही भाषा का प्रयोग किया गया। फिर हमारे पास प्राकृतिक भाषा आती है, जो जनमानस की उस समय की भाषा हो गई थी, सामान्य लोगों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। लेकिन इससे पहले जो लिखा जा रहा था बुद्ध धर्म में, जातक कथाओं में, वो पाली भाषा थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो ये है, ये शॉर सैनिंग।
बेशक आपने उतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शौर सैनी जो है वो जरूरी है। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो शौर सैनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही आगे जाकर के इसी से ही अपभ्रंश, अपभ्रंश का मतलब है आप समझ लो कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, तो भ्रष्ट यानी कि पहले जो नियम और कर्तव्य थे उसका वो पालन नहीं करेगा, तो वही व्यक्ति आगे जाकर के भ्रष्ट होगा। तो अपभ्रंश यानी कि उसी भाषा में कुछ एक चेंजेस करके आपने एक नई भाषा तैयार कर दी। तो शौर सैनी जो है ये किस वाले क्षेत्र में, इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। तो अब मथुरा में आप आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि भैया इस टाइम पीरियड में ये मथुरा और शूरसेन क्षेत्र की जो भाषा थी, ये मथुरा वाला ही क्षेत्र था। ये वहां पर ये शौर सैनी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, और संस्कृत भाषा से ये ये प्रभावित है। दिगंबर जैन धर्म द्वारा ये अपनाई गई। जो जैन साहित्य है उसमें अर्धमागधी आती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये शौर सैनी, क्योंकि यही हमारे आगे आने के लिए जरूरी है। इसका जो विकास हुआ है वो इसी एक लय में हुआ है, इसीलिए इसको याद रखिएगा कि शौर सैनी है। फिर अर्धमागधी है, फिर मागधी है। ये अर्धमागधी जैन साहित्य के लिए है, मागधी आपका मगध क्षेत्र की भाषा है। तो नाम से ही पता लग रहा है, याद कुछ नहीं, रट्टा कुछ नहीं मानना है। हमने सिर्फ अभी तक इतना ही बताया। सबसे पहले जो आपकी भाषा थी वैदिक, फिर लौकिक, पाली, प्राकृतिक, शौर सैनी मैंने कहा जरूरी है। फिर हम अर्धमागधी पर आए, मागधी यानी कि मगध क्षेत्र की जो भाषा थी। अब इसके अपभ्रंश हो गए कुछ। जो अपभ्रंश हुए वो 500 से लेकर के 500 ईस्वी है और 1000 ईस्वी तक के टाइम पीरियड के हैं। ये भी जरूरी नहीं है। अब हट है, ये भी जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ पीडीएफ में रखा हुआ है, अगर किसी को जानकारी चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अब ये वाली जो कहानी है ये थोड़ी ज्यादा जरूरी है। आधुनिक भाषा जो 1000 ईस्वी के बाद वाली भाषा है, उसमें किसका, ये आधुनिक कहते हैं उसको, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और इसमें शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित, ये सबसे जरूरी है, मैंने कहा था ऊपर। तो शौर सैनी जो है, ये शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित जो भाषा है, इसी में आप देखेंगे जो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी कौन सी? ये खड़ी बोली ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है। ये कौन सी है? शौर सैनी अपभ्रंश से ही विकसित, जो आप आज कहते हैं खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा और जो ये खड़ी बोली है, ये दोनों किससे विकसित हुए हैं? ये शौर सैनी से ही है। शौर सैनी का ही अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी में, जो पश्चिम वाले क्षेत्र में, पूरब पश्चिम, पश्चिम वाले क्षेत्र में जो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी बोली जाती है ना, सॉरी पूरब पश्चिम, तो पश्चिमी वाले क्षेत्र में इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका इसी के आगे हो गया राजस्थानी, जो राजस्थान में देखो आप, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती, वो भी इससे निकली हुई है। सिर्फ आपको समझना है। मैं आपको ये अभी तो क्या होगा ना कि आप कुछ एक आप सोच रहे होंगे बीच में कि ये जरूरी क्यों है, ये हमारे एग्जाम में क्या करेगा, रोल निभाएगा। क्योंकि यही भाषाएं आपकी आगे आएंगी। जब आप कहेंगे कि भैया खड़ी बोली है, तो वो खड़ी बोली कैसी है, तो वो यहां से निकली है। पहले पहले भाषा का पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं भाषा कुछ एक तत्व होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, है ना। भाषा के कुछ एक तत्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ध्वनि, कि भैया उस कोई एक भाषा है तो उस भाषा की ध्वनि होगी, उसका कोई शब्द होगा, है ना। जब आप बोल रहे हैं तो उसमें कोई शब्द भी तो होगा, तो उसमें शब्द है कोई। फिर उसमें कुछ वाक्य भी होगा, आपने शब्द बनाया, एक शब्द है, ये कोई शब्द है बिहारी, है ना। फिर आप बना रहे इससे कोई वाक्य, बिहारी से शब्द से आपने कोई वाक्य बनाया, लेकिन वो वाक्य सही भी तो होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो यहां से भाषा के जो तत्व होते हैं उसमें ध्वनि आता है, शब्द आता है, वाक्य आता है और उसका अर्थ भी आता है। तो ये सब चीजें, बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है। अच्छा, मैं यहां पर चले हुए थे हम, तो शौर सैनी अपभ्रंश से ही आपका विकसित ये वाली हो गई। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश हो गया, मागधी अपभ्रंश हो गया। इसमें ये आपका जो बिहारी है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, क्योंकि इन्हीं भाषाओं में आगे जाकर के आपको जो पोएम है वो इन्हीं भाषाओं में मिलने वाली है। चाहे वो खड़ी बोली है, ब्रजभाषी है, बुंदेली है, मगधी है, भोजपुरी है, यहां पर देखो बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र की रचनाएं हैं इसमें हैं। लेकिन ये वाले जो आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, एक है ये अर्धमागधी। अर्धमागधी में आप जो पूर्वी हिंदी है उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, क्योंकि अवधी भाषा से भी कई बार आपको जो पोइम है वहां से देखने को मिल जाती है, अवधी भाषा से भी, है ना। अवधी भाषा में जो पूर्वी हिंदी है, जैसे इसमें आता है अवधी भाषा को अगर आपने मान लीजिए पहचानना है, जो हनुमान चालीसा है वो लगभग इसी में ही है। इसमें आप सुनहूं, किन्हूं, जिसमें ऊ की मात्रा पर जोर दिया जा रहा है, ऊ की मात्रा पर जोर दिया जा रहा है, वो है आपका अवधी भाषा पर।
ठीक है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि यहीं पर थी खड़ी बोली, तो खड़ी बोली में क्या होता है, हिंदी भाषा में जैसा ही प्रयोग होता है वैसा ही इसमें भी लगभग प्रयोग होता है। आकार उसे कहते हैं जो उसका चेंज होता है। मान लीजिए जिसके अंत में आ पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जैसे आया, गया, खाया, पिया, आ पर ज्यादा फोकस हो रहा है ना, तो वो कौन सी है आपकी खड़ी बोली। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं लेकिन उन नियमों पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको धीरे धीरे ही समझ आएगा, एक प्रोसेस में ही समझ आएगा। लेकिन मैंने कहा कि अवधि भाषा में जो आप जोर देंगे वहां पर ऊपर, उकारांत उसे कहते हैं, वहां पर भी जाने की जरूरत नहीं है उकारांत क्या अकारांत क्या है। किसी ने अगर पढ़ा होगा हिंदी में तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। रामचरितमानस, अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा आकार, आकारांत किसमें, जो खड़ी बोली है, जो पश्चिमी हिंदी है। उसके अलावा एक है हमारे पास ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में आपने देखा होगा कृष्ण पर, आपने वो पोएम पढ़ी होगी कि ऊधो, है ना, ऊधो से कन्वर्सेशन किया जाता है जो गोपियों के द्वारा। वो कहते हैं कि भैया तुम तो बहुत सुखी हो जो कृष्ण के पास रह रहे हो, हमें तो कृष्ण के पास जाने का मौका ही नहीं मिलता है, तुम तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो, हमारे तो यहाँ पर प्राण जो है वो अ, हमारी सांस से नहीं चलती, कुछ भी मतलब से अपने जो विरह की पीड़ा है वो उधो के सामने रखती है। किसके सामने, उधो। खायो, तुमने खाना खायो, कुछ खायो, पियो, ओ की मात्रा पर जोर दिया जाएगा, ठीक है, ये ओ की मात्रा, कि भैया खायो पियो उधो पढ़ायो। तो ये सारी चीजें कहां पर आएंगी, ये आएंगी ब्रज भाषा में। ये कहां पर आएगी, ब्रज भाषा में। अवधि भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। थोड़ा बहुत डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि जब पोएम आएगी तो आप लास्ट में जाकर के एक लाइन को भी वो करेक्ट होनी चाहिए, तब जाकर के नंबर मिलेंगे। तो हमें वो थोड़ा सा पता लग गया। अब इसमें भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि भैया कहानी कहां शुरू हुई, यहां से। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत जो वाल्मीकि और महाभारत की कथा है, पाली भाषा जिसमें बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा है, फिर शौर सैनी आपने देखा, मथुरा और शूरसेन। शूरसेन का क्षेत्र कौन सा है, जो मगध वाला ही क्षेत्र है। अर्धमागधी देखा, जैन साहित्य। मागधी देखा, मगध वाला क्षेत्र। अपभ्रंश, ये जरूरी नहीं है, आधुनिक भाषा में हमने देखा शौर सैनी अपभ्रंश से विकसित, ये खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, और यहां से थोड़ा बहुत देख लिया, ठीक है। अब जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, आधुनिक हिंदी साहित्य सबसे ज्यादा जो निर्भर कर, जो हिंदी आधार है वो है खड़ी बोली। सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है इसका खड़ी बोली का ही, क्योंकि ये थोड़ा सा आम जो बोलचाल की भाषा है इसका ही प्रयोग किया गया है। हाँ, उधो तुम तो अति बड़े भागी। ब्रज भाषा का प्रयोग कहां पर किया गया है, जो भक्ति काल और रीति काल है। अब हमें यह पता लग जाएगा कि कौन सा रीति काल है, कौन सा भक्ति काल है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना उसको। अब कोई भी पोएम भक्ति काल की है, एग्जाम में क्या होगा कि मान लीजिए ऐसी कोई पोएम आ गई, आपको पता ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, क्या वो अगर वो भक्ति काल की है तो संबंध आप उसका बना लेंगे, कैसे करके उसका कनेक्शन आप बना ही लेंगे। रीति काल की है तो आपको पता है कि रीति काल के प्रमुख जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं, जो हम बता देंगे अभी थोड़ी देर में। मराठी में जो संत साहित्य के लिए प्रसिद्ध है, जरूरी नहीं है, बंगला भी जरूरी नहीं है, सिंधी सूफी कविताओं के लिए विख्यात है, नेपाली लोकगीतों और साहित्य के लिए समृद्ध है। लेकिन हमें जानना कितने के बारे में है, सिर्फ ये तो आप अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, हमें याद रखना ही ये खड़ी बोली, ब्रज भाषा। तो इतना कर हमें याद रहेगा। अब आते हैं नीचे की ओर। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप कहां पर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप हिंदी लिटरेचर में। अब मैंने कल परसों भी कहा था किसी, जो आप सभी जो हैं अभी टॉपर्स की तो कॉपीज देख ही रहे हैं आप लोग, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और विशेषताएं। क्योंकि सबसे पहले जो हमने आई थिंक क्लास लगाई थी काफी पहले, तब हमने आपको टॉपर्स की कॉपी दिखाई थी, यूपीएससी के टॉपर्स जो तो हिंदी लिटरेचर की आपको कॉपी दिखाई थी। वहां पर हमने बताया था कैसे आपको गद्यांश पद्यांश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाना है। किसी ने वो नहीं देखी होगी तो एक बार वो देख लेना। आपको साफ साफ तो दिख रहा है ना, धुंधला धुंधला तो नहीं दिख रहा है कहीं, एक बार बता दो जरा, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ही मेन कहानी है, ठीक है, ये वाली जो है ये मेन कहानी है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए फिर। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले है हमारा आदिकाल। अब कोई भी चीज है उसका एक विकास तो हुआ ही होगा। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भैया सबसे पहले तो आप
एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, फिर मीडिएवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ऐसे ही किसी भी साहित्य का विकास इसी तरीके से हुआ है। जैसे आदिकाल है सबसे पहले, तो ये संबत, ये डेट जो है वो आपको याद नहीं रखनी है, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। हाँ, जिसका हिंदी लिटरेचर है तो वो याद रख सकते हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, ये आदिकाल है। अब इस आदिकाल में हुआ क्या, मेन पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जाना है, हमें हिंदी तो क्लियर करना है, उसके आगे तो नहीं जाना है, फिर आपको वो करना ही नहीं है। इस टाइम पीरियड में जो आदिकाल का समय था, इसमें फोकस जो किया गया वो वीर गाथाओं पर किया गया। किसी राजा की वीर कथा हो गई, या फिर धर्म और नीति परक साहित्य पर, धार्मिक और नीति परक, नीति से चलने वाले लोगों पर। अब यही जो शब्द हैं, ये यहां से जो शब्द हैं, यही आपको प्रयोग करने हैं, चाहे वो अपने गद्यांश में है, पद्यांश में है, हिंदी में जो जो चीजें आ रही हैं। जैसे यही जो नीति परक है, ये तो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसे में यूज कर लो कहीं पर। तो ऐसे शब्द शब्द जोड़ करके, थोड़े थोड़े शब्दों का आपने आपने आप शब्दकोश बना लिया, और इन सब का प्रयोग आपने ऐसे में कर लिया। जहां पर आप बहुत सिंपल भाषा प्रयोग कर रहे थे, उसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के हिंदी की जो प्रबल भाषा है उसका प्रयोग कर लिया। अब जो आदिकाल है, आदिकाल में किस पर फोकस दिया गया है, वीर गाथा जो परंपरा है, धार्मिक नीतिपरक साहित्य है, और राजाओं के जो शौर्य है उसके बारे में जिक्र किया गया है। अब यहां से आपके लिए जरूरी तो बनता नहीं है कुछ, जैसे पृथ्वीराज रासो है, चंद्रदाई हो गया, आल्हाखंड हो गया, तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये अलग से है ना, ये भी जरूरी नहीं है आपके लिए, यहां से आएगा नहीं आपको एग्जाम में। एक सीक्वेंस को समझने के लिए ये जरूरी होता है। अगर आप सीधे यहां से छलांग मार देंगे, भैया हमको तो आधुनिक पढ़ना है सिर्फ, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर कनेक्ट नहीं किया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वीर गाथाओं पर, धार्मिक और नीति पर साहित्य पर, राजाओं का जो शौर्य था उस पर ज्यादा फोकस दिया गया। राजा है तो वो कहेगा भैया हम पर पोएम लिख दो, जो भी राजा के ऊपर पोएम लिखेगा, धर्म के ऊपर पोएम लिखेगा, वो रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वो आप समझ सकते हैं कि उस समय की कहानी कैसी रही होगी। लेकिन फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर ये दो डिवीजन किए गए हैं मध्यकाल में। एक है आपका भक्ति काल और दूसरा है रीति काल, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको कि आप जो फोकस रखना है वो कृपया यहां पर रखिएगा। मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल में एक हो गया भक्ति काल और दूसरा हो गया रीति काल। दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। हाँ, आधुनिक ज्यादातर जो है आपको आधुनिक ही आते हैं। अगर मान लीजिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि मान लो आपको आधुनिक वाला नहीं आया, कहीं मध्यकाल का कुछ आ गया, भक्ति काल का ही कुछ आ गया, तो फिर कैसे करेंगे। तो वो थोड़ा सा जानने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, जरूरी है, कुछ एक पॉइंट ही पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भक्ति काल हम आपको वो कंटेंट दे देंगे, कोई इशू नहीं है, वो आपने आई थिंक 9th और 10th की जो एमबीडी थी उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, तो वो भी आप कवर कर लेंगे तो काफी हो जाएगा वो। भक्ति काल यानी कि भक्ति पर ज्यादा फोकस दिया गया, भक्ति भावना। इसमें दो तरीके कवि हुए, एक निर्गुण और दूसरे सगुण। निर्गुण का मानना था कि भैया भगवान को आप मान रहे हैं, लेकिन आप कैसे विश्वास कर रहे हैं। जैसे कबीर हैं, तो कबीर जी कहते हैं भैया नहाने से तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो इस तरीके से तो जो मछली है वो कहते हैं ना कि भाई मछली है, पानी में रहती है, तो ये सबसे साफ तो वही है फिर। या कुछ भी उन्होंने खंडन किया इस चीज का, जो आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कि अगर आप पत्थर को पूज रहे हैं तो आपको भगवान मिल जाएगा, तो हम पहाड़ पूज लेते हैं फिर। तो इस तरीके के जो कवि हुए वो निर्गुण कवि हुए। और निर्गुण कवियों में कौन कौन आते हैं, कबीर आते हैं और रैदास आते हैं। एक सगुण कवि थे, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, तो वो किस तरीके कवि हो गए, सगुण कवि हैं। यहां पर मानवतावाद और समाज पर सुधार पर ज्यादा फोकस दिया गया। किस पर, मानवतावाद और समाज सुधारों पर फोकस दिया गया। चाहे वो कबीरदास हैं ऐसे ही, तो सामाजिक सुधारता की तो बात की उन्होंने, मानवतावाद की ही तो बात की उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने भगवान को और ज्यादा सराहा या कुछ ऐसा, उन्होंने वैसा नहीं किया। आप कहिए कि भैया गरीब लोगों की सहायता कीजिए। तो मानवतावाद हो गया, समाज सुधार हो गया। इसमें जो भाषा प्रयोग की गई वो आपने याद रखनी है। भाषा कौन सी थी इसमें, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है भक्ति काल में, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे सुनहूं, किन्हूं, मनहूं, जिन्हूं, तो ये सब चीजें आप देखते हैं इस टाइम पीरियड में ही, भक्ति काल में ही। इसमें आप देखेंगे रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा, सूरसागर सूरदास के द्वारा, पद्मावत जायसी के द्वारा। अगर इनसे ही पोएम आ जाती है आपको, तो थोड़ा बहुत आपको पता लग गया इसके बारे में। लेकिन इसके बाद इसी के टाइम पीरियड में जो गुरु की महिमा थी, सत्संग की महत्व था, आडंबर और जातिवाद का इसी समय में ही विरोध किया गया। ये कौन सा टाइम है ये, अब मान लीजिए कोई पोएम है तो वहां पर आप लिख सकते हैं गुरु की महिमा, सत्संग का महत्व, सत्संग की जो महत्व है वो बताया गया है।
कबीर जी का गुरु की महिमा पर पहला ही चैप्टर दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे या किसमें, हमने भेजा भी था शायद आपको, किसी पहले वाले टेस्ट में था, वो सेकंड वाले में था, गुरु के उसके ऊपर। तो वो कहां पर है, यहां पर, यहां फोकस किया कि गुरु की महिमा हो गई, सत्संगति का महत्व क्या है, आडंबर हो गया, जातिवाद हो गया, इन सबको नकार दिया गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, रीतिकाल, इसी का ही है। मध्यकाल में दो भाग हो गए, एक भक्ति काल, भक्ति पर ज्यादा फोकस किया गया, गुरु की महिमा, आडंबर, जातिवाद पर रोक लगाने के लिए, यानी कि इस पर पोइम लिखी गई। रीतिकाल आया, जितना भी साहित्य था, ऐसा नहीं पोइम, साहित्य में सब कुछ आ जाता है। रीतिकाल में सबसे ज्यादा फोकस किया गया, श्रृंगार रस अलंकार प्रधान है, प्रकृति और नारी का कामुक चित्रण इस टाइम पीरियड में किया गया। रीतिकाल में प्रकृति और नारी का जो कामुक चित्रण है वो हमें रीतिकाल के टाइम पीरियड मिलता है। अब महिलाओं के बारे में बताया गया हो, महिला की कामुकता के बारे में चित्रण किया गया हो, तो उसमें श्रृंगार रस उसकी प्रधानता आपको मिलेगी। महिलाओं के बारे में अगर पोएम है तो श्रृंगार रस, नारी, अलंकार प्रधान है और प्रकृति का जिक्र किया गया है। इसमें जो भाषा थी वो कौन सी थी, ब्रज भाषा। यहां पर क्या थी, ब्रज भाषा और अवधी भाषा, यहां पर ब्रज भाषा ही। और इस टाइम पीरियड के जो पोइट थे वो थे बिहारी सतसई, सॉरी बिहारी थे, बिहारी के द्वारा लिखा बिहारी सतसई, केशव देव रीतिभद्द कवि थे यहाँ के। थोड़ा बहुत याद रह गया, डिफरेंस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए सर, जब तक हम आधुनिक काल तक आए। अब आया आधुनिक काल। अब इस आधुनिक काल में अलग अलग डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से डिवीजन किए गए हैं, देखो सबसे पहले है आधुनिक काल को आधुनिकता से ही समझा जा सकता है कि नाम ही आधुनिक है, इसका मतलब नई चीजों पर और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये क्या था, अब भारतेंदु युग सबसे पहला 1850 से लेकर 1900 तक का युग था भारतेंदु युग। फिर आया द्विवेदी युग, फिर आया छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, नई कविता, और फिर साठोत्तरी कविता। थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि वे किस तरीके से इनका डिवीजन किया गया है, किस तरीके फर्दर डिवाइड किया। लेकिन हुआ क्या है इसमें, वो हम समझेंगे अभी विस्तार से, क्योंकि वही आपके लिए जरूरी है। अब एक आपको पता लगा, ये आदि काल जरूरी नहीं है, लेकिन भक्ति काल और रीति काल जरूरी है। ये चीज हो गई एक। आधुनिक काल में आए हम। अब आधुनिक काल में मैंने कहा कि सबसे पहले है भारतेंदु युग। यहां से भी आपको कम ही पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो कम ही देखने को मिलता है ना। किसका पढ़ा था, केशव का विरह पढ़ा था 12th में, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए अच्छी बात है, याद है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अब ये 1850 और 1950 का समय किस समय, आप सोचिए, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया है आपने। ये 1850 और 1900 का समय किस समय का क्या हुआ था। इस समय राष्ट्रीय चेतना का समय था। हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ वो लोगों को और ज्यादा अवेयर करने के लिए था। जो पत्रकारिता है वो इस समय ही तो उजागर हुआ ना, इसके बाद ही तो आपको मिलता है। जो प्रेस एक्ट वगैरह है वो इसके बाद ही हुआ। तो ये 1850 और 1900 का क्या विकास था, राष्ट्रीय चेतना का। हिंदी गद्य, एक हो गद्य एक होता है पद्य, तो हिंदी गद्य और पत्रकारिता का विकास इस समय में हुआ। इसे कहा जाता है भारतेंदु युग। मेन कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसीलिए ही कहा जाता है इसको भारतेंदु युग। एक जरूरी हो गया, उतना ज्यादा जरूरी नहीं आपके एग्जाम के लिए कि यहां से कुछ कविताएं आ जाएं। द्विवेदी युग उसके बाद हुआ 1900 से 1920 तक, 20 साल के लिए। अब इसी समय ही आपका गांधी जी का आगमन हो गया। आप सोचिए कि जब महात्मा गांधी यहां पर आए तो उन्होंने किस पर जोर दिया, सामाजिक और जो सांस्कृतिक विषय है वहां पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया। आप रिलेट कर लीजिए कि भैया गांधी जी ने राम राज्य की तरफ फोकस किया तो वो संस्कृति की तरफ ही बात तो हुई। तो संस्कृति हो गया, समाज की हर वर्ग की बात की। तो इस समय जो पोएम भी बनी वो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य पर और ज्यादा जोर दिया गया। और इस समय के जो कवि हुए वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग भारतेंदु के नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग कहा गया इसको, ठीक है। यहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर जोर दिया गया। जो पोइम बनी होगी, जो गद्य, जो साहित्य जो इस समय बना होगा वो इस समय पर जोर दिया गया है। उसके बाद है छायावाद। ये छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और एक हो गया साठोरी कविता। तो ये तीन हम नहीं बता रहे हैं अभी, इसको हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि यही जरूरी है आपके लिए। ये साठोत्तरी कविता क्या है, जो समकालीन आज के समय के, आज के परिप्रेक्ष्य की जो बात की गई है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर जो केंद्रित है, आज के समय की जो बात की गई है उसे हम कहते हैं साठोत्तरी कविता। यानी कि 1960 के बाद जो पोएम लिखी गई
उसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गए, कुंवर नारायण हो गए, तो ये इनकी पोइम है। आपके लिए एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है? ये छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमने सिंपल सा पढ़ा क्या? देखो, ये भक्ति काल हमने देखा, मानवतावाद, ब्रज अवधि का उत्कर्ष हमें देखने को मिला। रीतिकाल में श्रृंगार रस, क्योंकि महिला की जो कामुक चित्रण है उस समय किया गया, अलंकार प्रधान थे इस समय, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया। आधुनिक युग में नवीनता, आधुनिकता का प्रयोग किया जाए, सामाजिक जागरूकता पर प्रयोग किया गया, यथार्थ यानी कि उसी समय का प्रयोग किया जो आज के समय की बात हो रही है। अब ये 3 जरूरी है, यहां पर ध्यान रखिएगा। समझ गए तो ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो फिर हो गए। आ रहा है ना समझ? अभी तक कंफ्यूज तो नहीं हुए? बोलेंगे यार हम तो हिंदी पढ़ने आए थे, हमें तो ये जानना था कि किस तरीके से गद्यांश और पद्यांश लिखे जाते हैं, यहाँ कुछ और कहानी चल पड़ी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना? बता दो जरा एक बार हमें, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए हमें। ठीक है, मैसेज तो कर ही सकते हैं। मैसेज तो तभी वही करेंगे ना जिसके हाथ में फोन है। अब जिसके हाथ में फोन नहीं है, फोन कहीं दूर रखा हुआ है कि ठीक है, हो सकता है जरूरी हो, लेकिन जरूरी है। 3 लोगों को समझ आया? अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं फिर, है ना? अब यही हमारे लिए जरूरी है, एक एक चीज पर ध्यान देना है। ये भावनात्मकता क्या होता है, ये आध्यात्मिकता क्या होती है, व्यक्तिवाद लिखा हुआ है, सौंदर्य की खोज लिखा हुआ है। अब छोटी छोटी टर्म्स हैं, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। इस समय का 1920 से लेकर 1936 से जो टाइम पीरियड था, इसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया, व्यक्तिवाद और सौंदर्य की खोज पर ज्यादा फोकस किया गया। व्यक्तिवाद और सौंदर्य पर ज्यादा फोकस किया गया। आपकी भावनाओं को आहत करने वाली आज की जो पोएम होती है, मान लीजिए आपने कोई पोएम सुनी, आपने कुछ एक पोएम यानी कि आपने शायरी भी सुन ली, तो छोटी जैसी हो गई वो। अब शायरी आपने सुन ली, आपका दिल चूर चूर हो गया, तो ये तो हमारे बारे में ही कहानी बोल दी। तो वो क्या हुआ, आपकी भावनाओं से संबंधित कुछ एक चीजें। जब भी आपको किसी एक पोएट को पढ़ने से ऐसा लगे कि आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं, या किसी भी व्यक्ति की कि उसकी भावनाओं पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, तो वहां पर क्या है? भावनात्मकता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है चित्रात्मकता। जब आप किसी पोएम को पढ़ करके आप किसी चीज का चित्र बना सकें। अब मान लीजिए निराला जी की कविता है, बहुत तोड़ती पत्थर। तो उनके सड़क सड़क के किनारे उन्होंने किसी महिला को देखा कि वो पत्थर तोड़ रही थी। तो जब उन्होंने वो दृश्य देखा और उन्होंने वो पोएम लिखी, और आप उस पोएम को पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ते पढ़ते क्या है कि आप वो इमेज क्रिएट कर पा रहे हैं कि हाँ, वो कैसे पत्थर तोड़ रही होगी, कैसे पसीने आ रहे होंगे, उसके सामने कैसे बंगला रहा होगा, गरीबी जो है वो दिख रही होगी, और समाज का जो वर्गीकरण है वो आपको दिख रहा है कि एक तरफ कुछ अमीर हैं और एक तरफ ऐसे गरीब भी हैं। तो जब आप इस तरीके से वो इमेज क्रिएट कर पाते हैं, उसी को आप कहते हैं चित्रात्मकता और बिंबात्मकता। बिंब क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, उसका बिंब आपने दिमाग में क्रिएट कर लिया। तो ये सब चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कहां पर इनका यूज करेंगे। क्लियर? तो यहां पर भी भावनात्मकता और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया इस समय में, 1920 से लेकर 1936 के टाइम पीरियड में। और शोषण और सामाजिक असमानता का विरोध किया गया, क्योंकि नया युग चला ही है, यहां पर शोषण हो रहा है। अब मान लीजिए कि भैया अंग्रेजों, सॉरी ये तो आपका प्रतिवाद वाला कहानी हो गई। तो छायावाद में क्या था अभी तक? ये कहानी चली हुई थी, ये भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो भावनात्मकता और आध्यात्मिक भक्ति, यहीं पर इसके जो प्रमुख कवि हैं ये आपने याद रखने हैं बस। अब कौन कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये यहीं पर आपको देखना, भावनात्मकता, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, है ना? जैसे इसी में आपको मिलेगा, कहां पर मिल सकता है इसमें? ठीक है, इसको ही याद रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंटरचेंज नहीं होंगे, हो जाते हैं बीच में, है ना? ऐसा नहीं है कि एक जगह एक ही व्यक्ति रहेगा।
क्या कह रहे हैं? जैसे सर हम पंछी उन्मुक्त गगन के पोइम में भी चित्रात्मकता दिखती है। हाँ तो ठीक है, अगर आपको लगता है उस पोइम को पढ़ने से कि चित्रात्मकता बन रही है, चित्र बन रहे हैं, तो आप बनाइए। लेकिन ऐसा उसमें ये नहीं है कि पंछी के बारे में ही है ना वो, ठीक है? जो आई थिंक 9th में, ये 10th में, ये मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है, 9th या 10th में थी ये पोइम, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अच्छा, हम यहां पर बता रहे थे, जैसे प्रमुख यहां पर आपको कवि दिख रहे हैं, यहां पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है जो कि कोमल और मधुर है। बस यही भाषा आप लिख रहे हैं कि भाषा कोमल और मधुर है। आप लिख रहे हैं कि भाषा, कोई लिख रहा है कि भाषा खड़ी बोली है, कोई लिख रहा है कि संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया, थोड़ा बहुत एज उसको मिल जाएगा जहां पर आपको लग रहा है कि भैया ये थोड़ा सा ऐड किया गया है ना। इसके साथ में ही यहां पर देखो, सरल सहज बोधगम्य, बोधगम्य का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा गया है बोधगम्य, लेकिन इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस और हो जाएगा। आप लिखेंगे किसी जो आपको समझ आ रही है। बोध का मतलब है किसी चीज को समझ आना, जिसका ज्ञान हो सके, जिसको समझा जा सके। तो जिसको समझा जा सके उसे क्या कहेंगे आप? बोधगम्य। आपने विशेष में लिख दिया कि भैया कोई भाषा है वो बोधगम्य है, जो समझ में आ सके, जो आसानी से समझ में आ सके, उसे आप कहते हैं बोधगम्य। क्लियर? सरल हो गया, सहज हो गया, सरल सहज और बोधगम्य है, तो आपने ये मेंशन कर दिया, जिसका बोध किया जा सके वो बोधगम्य है। अच्छा, यहीं पर हम आगे जा रहे थे। व्यक्तिवाद, मानवतावाद, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, रहस्यवाद है, स्वच्छंदतावाद है, नारी का प्रेम चित्रण किया गया है। एक तो ये आपने स्वच्छंदतावाद क्या होता है और रहस्यवाद क्या होता है। स्वच्छंदतावाद तो आप देखिएगा, जो रहस्यवाद है, रहस्य यानी कि कुछ एक रहस्य को आप देख रहे हैं। रिकॉर्डेड है ये क्लास या अभी चली हुई है? या तो नहीं सोच रहे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है ये? क्या कह रहे थे हम? हाँ, रहस्यवाद। जब आप सोचने लगे कि आपका और उस ईश्वर का क्या संबंध है जिससे आप जुड़े हुए हैं, तो वो है रहस्यवाद को जानने की कहानी। या आप रहस्य, जो भी छिपा हुआ रहस्य है, ब्रह्म की खोज में आप जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं आप रहस्यवाद। गहन और भावनात्मक प्रेम, वेदना, सौंदर्य और प्रकृति का आलंबन इसमें आपको देखने को मिलता है। चित्रात्मकता, मुक्त छंद की शुरुआत। अब मुक्त छंद तो आप जानते होंगे कि मुक्त छंद क्या होता है। तो मुक्त छंद की शुरुआत की गई है निराला जी के द्वारा। छंदबद्ध है या फिर वो मुक्त छंद है। अब मुक्त छंद क्या हुआ? जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखूं मैं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो वहां पर वो छंदबद्ध कविता है, वो छंदबद्ध जो दोहा है वो, लेकिन यहां पर नहीं है। कोई बात नहीं, हमने रिकॉर्ड की है तो आप रिकॉर्ड देख लेना आपने बाद में, है ना, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। तो हम कह रहे हैं वो छंदबद्ध है, लेकिन ये कैसी है? ये छंद मुक्त कविता है। जैसे वही एग्जाम्पल हम एक ही ले रहे हैं, जैसे कि वो तोड़ती पत्थर। तो वो तोड़ती पत्थर, उसमें आपको वो छंद नहीं देखने को मिलते हैं कि आप उसको रिलेट कर पाओगे। पहला ग्राफ, पहला जो लाइन थी वो दूसरी लाइन में उसकी लय बन रही है, तो वो लय नहीं होगी उसमें, ठीक है। और जिसमें लय नहीं होगी उस वो कविता गाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो वो कैसी होगी? कविता गेय नहीं है, ठीक है। आप लिखेंगे उसमें कविता गेय नहीं है। अब जो छंदबद्ध कविता है वो गाई जा सकती है, तो यानी कि वो कैसी है? वो कविता गेय है। यहां पर आप ऐसे अगेय नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसको मेंशन कर दीजिएगा। जो भी विशेष में 7-8 लाइनें लिख कर आ जाओ, तो 7-8 लाइनें आपकी हो जाएंगी, कुछ नहीं है उसमें, है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके ओके। यहां पर अलंकारों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो प्रमुख कृतियां हैं इस समय की, वो कौन सी है? कामयानी हो गया, नीरजा महादेवी के द्वारा, पल्लव पंत के द्वारा, अनामिका निराला जी के द्वारा। भावुकता रहस्यवाद पर आधारित है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। मानवतावाद का स्वरूप हमें देखने को मिलता है, प्रकृति का चित्रण हमें देखने को मिलता है, नारी के चित्रण। अब नारी का जो चित्रण किया गया है वो कैसा होगा? सुंदर होगा, करुणामय होगा, और उसमें प्रेम का चित्रण होगा। जब भी नारी का जिक्र आएगा तो ये सब चीजें आप अपने आप ही लिख दो। किसी पोइम में ऐसा बताया गया है, उसकी सुंदरता पर थोड़ा बहुत जोर दिया गया है, तो आप देखिए श्रृंगार है, वहां पर श्रृंगार रस का प्रयोग होगा, सौंदर्य का प्रयोग होगा, करुणा का प्रयोग होगा, प्रेम का चित्रण भी होगा, क्योंकि ये सब चीजें नारी से अपने आप ही जुड़ जाती हैं, ठीक है। सौम्यता, सौंदर्य, करुणा, प्रेम, ये सारी महिलाओं से संबंधित हैं।
नीचे जाकर के यहाँ समाज की जो प्रति दृष्टिकोण है वहां पर थोड़े जो मुद्दे थे उन पर कम ध्यान दिया गया, व्यक्ति और उस आत्मा पर केंद्रित कर दिया गया, जैसे कि रहस्यवाद हो गया, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया। जैसे यहाँ पर तो भावनात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। इसीलिए इस समय में जो सामाजिक समस्याएं थी उस पर उतना ज्यादा जोर नहीं दिख रहा है, उस पर उतना ज्यादा टाइम हमें नहीं, फोकस हमें नहीं मिलता है छायावाद के टाइम पीरियड में। तो छायावाद आई होप समझ गए होंगे। मैंने कहा भावनात्मक आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया, व्यक्तिवाद या सौंदर्य की खोज हो गया, ये संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, कोमल और मधुर, व्यक्तिवाद, मानवतावाद, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, रहस्यवाद, स्वतंत्रतावाद, नारी का प्रेम चित्रण है इस समय में। ठीक है, कला पक्ष कैसा है, चित्रात्मकता है, मुक्त छंद की शुरुआत हुई है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आप याद, प्रमुख कृतियां कौन सी है इसके अगले वाले पक्ष में। तो एक और जहां पर अभी अध्यात्म की ओर या भावनात्मक ये जोर दिया गया, अब 1936 से 1943 के टाइम पीरियड में जो अगले वाला समय चला, यहां पर शोषित वर्ग पर और सामाजिक जो असमानता है उसका विरोध हमें देखने को मिलता है। और जब सामाजिक जो भी ये सामाजिक असमानता है उसका विरोध क्रांति के रूप में हुआ, सामाजिक दृष्टिकोण को इस समय और ज्यादा बढ़ावा मिला। यहां पर नहीं था वो, यहां पर कैसा था, भावना पक्ष पर था, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर था, व्यक्तिवाद पर था, रहस्यवाद पर था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह, सुमन, रामविलास शर्मा, तो ये सारे के कवि कौन से हैं, ये प्रगतिवाद की कमी है। अब इस समय क्या हुआ, सरल, सहज और बोधगम्य भाषा का प्रयोग। यहां पर कैसा था, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, यानी कि हो सकता है उसको समझना थोड़ा बहुत किसी के लिए टफ भी हो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं, प्रगतिवाद में नहीं। जो नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल हैं, उनके समय में जो भाषा का प्रयोग किया गया वो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। अब वो बोधगम्य भाषा हो गई, यानी कि वो आसानी से समझ आने के योग्य है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। यहां पर शोषकों का विरोध, इस टाइम पीरियड में शोषितों का समर्थन, शोषकों का विरोध, जो शोषक कर रहे हैं उनका विरोध किया गया। जैसे कोई फैक्ट्री का ओनर है तो किसी चीज का शोषण कर रहा, जो गरीब वर्ग है उनका वो शोषण कर रहा है, तो इस टाइम पीरियड में उनका विरोध किया गया, और जो शोषित हैं उनका समर्थन किया गया, जिन पर शोषण किया जा रहा है। क्रांति की भावना लोगों में जागृत कर दी, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, समाज जैसा का जैसा दिख रहा था उसका वैसा का वैसा यथार्थ चित्रण किया गया। वे ऐसा समाज है तो हम अपनी ही पोएम में ऐसा ही इसको बता देंगे। रूढ़ियों का विरोध किया गया, जो अभी तक रूढ़ियां चली आ रही थी कि भैया ये प्रथाएं हैं, महिला शादी नहीं कर सकती है, या फिर गरीबी है, कास्ट हो गया, ये सब चीजें जो समाज में उस समय प्रचलित थी, उसका एक तो यथार्थ चित्रण और साथ ही साथ में जो पुरानी रूढ़ियां चली हुई थी उनका भी वैसा विरोध किया गया। ठीक है, क्रांति, मजदूर किसान हो गए, इस समय पर फोकस क्या है, मजदूर किसान वर्ग, ये सारा। अब यहां पर क्या था, व्यक्तिवाद, रहस्यवाद। ठीक है, तो ये यहां पर और यहां पर अगली ओर ये कहानी चल पड़ी। तो सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित कला का माध्यम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयोग किया गया इससे ही। ठीक है, तोड़ती पत्थर, मैंने कहा ऐसा नहीं कि ये यहां नहीं जाएगी, जा सकती है। जैसे तोड़ती पत्थर है निराला जी की, तो निराला जी कवि जो है वो इसमें भी आ जाते हैं, है ना। वैसे तो छायावाद में है, लेकिन क्योंकि जो निराला जी की तोड़ती पत्थर है वो भी इसमें आ जाती है। युग की गंगा शिवमंगल के द्वारा, और सतरंगी पंखों वाली भोर नागार्जुन जी के द्वारा। इसी समय में आपको, क्योंकि शोषित वर्ग या फिर मजदूरों की बात जो बता रहा है वो मार्क्सवादी और समाजवादी दृष्टिकोण में ही आता है। मार्क्सवादी तो यही कहते हैं ना कि वे जो शोषित वर्ग है, मजदूर है, उनका हम समर्थन करते हैं, तो वो भी तो इसी में ही आ गया, मार्क्सवादी और समाजवादी। क्रांतिकारी मानवतावाद, इसको याद रखिएगा, क्रांतिकारी मानवतावाद, ये टर्म जो है मजदूरों किसानों की बात, ये आपको याद रहेगा। नारी को शोषित और पीड़ित रूप में चित्रित किया गया, सामाजिक असमानता और शोषण के खिलाफ यहां पर जोर दिया गया। तो दो हमें समझ में आ गए, पहला छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरे आते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद कौन सा हो गया, उसके बाद वाला टाइम पीरियड 1960 से लेकर 1943 से लेकर 1960 तक। थोड़ा बहुत यहां पर ध्यान रखना है, फिर हम उसके बाद क्लास क्लोज करेंगे। ठीक है, यहां पर नई शैली का प्रयोग किया गया, आधुनिकता का समावेश हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यही वो समय था जब हमें आजादी मिली, और आजादी के समय वाला समय ऐसा था कि जहां पर अब लोग अपने तरीके से सोच सकते हैं, आधुनिकता तरीके, कोई रोकने वाला तो नहीं है। इससे पहले अंग्रेज थे, भैया कुछ बोलेंगे तो हो सकता है हमें कुछ करवा दे,
पैक कर दे हमें किसी में। तो अब वो कहानी नहीं थी। काव्य में नवीनता आई और आधुनिकता का समावेश किया गया, और प्रमुख जो कवि हुए अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माजवे एंड मुक्तिबोध। यहाँ पर सामान्य भाषा में नवीन प्रयोग किए गए प्रतीकों और नए उपमानों का समावेश किया गया। जो नए नए उपमान दिए जाने लगे, अब किसी चीज को आप उपमान दे रहे हैं, है ना, ये क्या कह सकते हैं, कोई टर्म आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, वो हो गया उसका उपमान। तो सामान्य भाषा में नवीन प्रयोग और प्रतीकों में नए उपमानों का समावेश किया गया। ट्रांजिशन देख रहे हैं आप, यहां पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली जो कोमल और मधुर है, कोमल भी है और मधुर भी है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भावना की बात की गई है। तो भावना को कैसे टैकल किया जा सकता है? कोमलता से, मधुरता से, तभी तो आपकी भावना को आहत किया जाएगा ना। अगर लड़की मान लीजिए प्यार से कहेगी कि भैया हमको तो बस तुम ही पसंद हो, बहुत पूरे कोमलता से, मधुरता से, अगर कोई लड़का भी कह रहा है वाइस वर्सा, तभी जाकर के तो भावना आहत होती है ना बाद में, या पहले, या जो भी कहना चाहें आप। तो यहां पर जो कोमलता और मधुरता है, आप किसे कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? और साथ ही साथ में क्योंकि स्टार्टिंग वाला पीरियड है, तो यहां पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हुई, जिसमें थोड़ा बहुत संस्कृत का प्रयोग किया गया। लेकिन इसके बाद का जो टाइम पीरियड आया, वहां पर सरल भाषा का, सहज भाषा का और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया गया। सरल सहज, ताकि हम आम जनमानस में जो ये प्रयोग चले हुए हैं, आम जनमानस में जो शोषित वर्ग हैं, उन पर क्या हो रहा है, उन पर क्या बीत रही है, यथार्थ जैसा जैसा चले, तो आप कैसे कहेंगे? आप सरल भाषा कहेंगे। भैया पता तो लगे लोगों को क्या हो रहा है। अगर कोई शोषित है, कोई मजदूर है, उसके ऊपर आप पोएम लिख रहे हैं, तो वो सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे? सरल सहज और बोधगम्य। उसके बाद सामान्य भाषा, क्योंकि नई शैली आ गई। अब नए वाला जो युग है, बिल्कुल नई भाषा चली हुई है। आजकल के टाइम पीरियड में इंग्लिश और हिंदी दोनों को कंबाइन करके पोएम बना दी है, कुछ भी हो रहा है, तो वो नया टाइम पीरियड चला हुआ। नवीनता, बौद्धिकता, यथार्थवाद, प्रेम और काम वासना का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है कैसा है? नवीनता का है, बौद्धिकता का है। बौद्धिकता मैंने आपको बता दिया कि बौद्धिकता का मतलब क्या है। साथ ही साथ में काम वासना का यथार्थ चित्रण किया गया है। जो भी है आज की टाइम पीरियड में चला हुआ है, तो वो काम वासना का जैसा चित्रण है वैसा ही किया गया है। व्यक्तिवाद और बौद्धिकता, इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। प्रेम और काम वासना का यथार्थवादी चित्रण आपको इस नए वाले युग में देखने को मिलता है। नए उपमानों की मैंने अभी बताया, तो कौन कौन से हैं? जैसे अज्ञेय के द्वारा तार सप्तक है, सपनों का श्रमिक धर्मवीर भारती है, मुक्तिबोध के द्वारा अंधेरों में। आधुनिकता और बौद्धिकता पर आधारित है, कविता में नवीनता लाने की चेष्टा की गई है। विश्लेषणात्मकता, मानवतावाद, यानी कि विश्लेषण करके मानवतावाद, है ना। तो दोनों को आपने रिलेट करना है। मान लीजिए कहीं पर आप विश्लेषणात्मक की बात कर रहे हैं, तो मानव के आंतरिक और बाहरी संघर्ष का जो चित्रण है, वो आपको इस नई वाली पोएम में देखने को मिलता है। प्रकृति को प्रतीकात्मकता और बौद्धिक रूप में दिखाया गया है, और नारी के यथार्थ और दैहिक चित्रण प्रेम और काम वासना की व्यक्ति की गई है। आधुनिक समाज के मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको समझना क्या था, क्रक्स क्या था स्टोरी का? स्टोरी का क्रक्स ये था कि आपको पहले समझना क्या था कि भाषा क्या है। तो जब आप ये भाषा समझ गए कि भाषा का विकास कैसे हुआ एक टाइम पीरियड में, कि भैया पहले वैदिक, लौकिक, फिर पाली, प्राकृतिक, शौरसेनी, मैंने कहा जरूरी था, यही आपका मथुरा और शूरसेन वाले क्षेत्र में चली। यहीं से आपका दिगंबर जैन महत्व, दिगंबर के द्वारा अपनाई गई या जैन साहित्य के द्वारा अपभ्रंश हो गया। आधुनिक आर्य भाषा, इसी से ही हमने देखा कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही विकसित आपका खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, फिर नीचे जाकर के यहां पर हमने देखा था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं। इसके बाद हम देखा कि भैया अलग अलग डिवीजन किए गए हिंदी साहित्य के, जिसमें पहला है आदिकाल, मध्यकाल। अब मध्यकाल के दो भाग हो गए, एक भक्तिकाल और एक रीतिकाल। भक्तिकाल और रीतिकाल, हो सकता है यहां से आपको क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है तुलसीदास के द्वारा जो पोएम लिखी गई हो, जायसी जी के द्वारा जो पोएम लिखी हो, सूरदास के द्वारा जो लिखी गई हो, जो भी लिखा गया है उनके द्वारा साहित्य में क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी रीतिकाल से आ सकता है आपके लिए, बिहारी सतसई से हो सकता है। आधुनिक काल जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साठोतेरी कविता। ये हो गया एक पक्ष। अब इसमें हमने बाद में देखा कि भैया छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में क्या डिफरेंस है। आपको पता होना चाहिए यहां पर पोइट कौन से हैं और किस पर फोकस किया गया, ताकि आप रिलेट कर पाओ। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा जब आपको नहीं आएगा ना कुछ,
तो फिर बड़ी कहानी हो जाएगी, है ना। बड़ी है कि यानी कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर नंबर नंबर सीधे सीधे छूट रहे हैं, तो कुछ आप लिख पाए उसमें, आप उससे रिलेट कर पाएंगे उसको। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहाँ पर नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, रामविलास शर्मा, और यहाँ पर अगेय, धर्मवीर, भारती, गिरिराजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और मुक्तिभूत। तो शुरुआत करेंगे हम कल से किसी एक पोएम को लेकर के, फिर उसकी व्याख्या करेंगे ताकि आप रिलेट कर पाएं आप कैसे व्याख्या करनी है, क्योंकि व्याख्या जो कर रहे हैं अभी तक बहुत कम में कर रहे हैं आप लोग व्याख्या, जो कि थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक कवि छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी हो सकता है, होने के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। ऐसे कवि कौन ही मिलेंगे। देखो कवि जो बनेगा, कवि तो ऐसा तो नहीं है कि बचपन में ही बन गया कवि, एक उम्र के बाद ही बनेगा कवि। ज्यादातर जो कवि है एक उम्र के बाद ही बनते हैं, वे अब 30 साल की उम्र में बन गए, 40 साल की उम्र में बन गए, तो वो यहां पर बन सकता है। एक ट्रांजिशन तो लिया भी जा सकता है, लेकिन यहां से ट्रांजिशन लेना यहां तक 1960 तक, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है फिर, है ना। क्योंकि 1920 में वही कवि था, 1960 में वही कवि है। अब वो कवि दोनों को रिलेट नहीं कर पाएगा, दो ट्रांजिशन को वो रिलेट नहीं कर पाएगा। मान लो आप आज के जो बच्चे हैं, हो सकता है आप में से तो मुश्किल ही होंगे जो 2000 के हैं, तो जो सामने सामने आया, मान लीजिए जिनका जन्म या तो 2000 में हुआ हो, या 1998, 99, 2000 के बीच हुआ हो, 2001 में, 2 में, तो वो थोड़ा सा समझते हैं कि पुराने जमाने में क्या हुआ था। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, मान लीजिए किसी का जन्म 2010 में हुआ, किसी का जन्म 2015 में हुआ, 15 में मान लेते हैं, अब 2015 का जो बच्चा होगा वो लगभग अभी 8-9 साल का होगा, उसको आप समझाने लगेंगे कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, तो नहीं, रिलेट नहीं कर पाएगा वो, और ना उसे आप सही तरीके से समझा पाएंगे। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। यहां से यहां ट्रांजिशन लेना वो मुश्किल है। हाँ, एक ट्रांजिशन जो है वो तो हो भी सकता है, जो लॉजिकली सोचा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत ये तो चलता भी है, क्योंकि कवि जो है उस तरीके की कविता तो लिख ही सकता है, लेकिन बहुत बड़ा ट्रांजिशन लेना तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो यही था आज की क्लास में। इसके बाद कल ही हम देखेंगे जो नेक्स्ट होगी। अगर आपको लगेगा कि हेल्पफुल है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं होंगे तो आप तो खुद से पढ़ ही रहे हैं, है ना। जैसे जैसा आपको लगता है तो वैसा वैसा हम करते जाएंगे। बाकी आप टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, टेस्ट लगभग तैयार है, बस उसमें इंग्लिश जीएस का थोड़ा बहुत कम होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि लेंथी हो रहा है, वो लेंथी हो जाएगा वो, है ना। अब ऐसे में कितने पेजेस होंगे। हाँ, ऐसे की क्लास, अब ऐसे की क्लास आज ही तो नहीं हो सकती है, आज तो एक ही क्लास थी। शाम को हम देखते हैं, अगर हो पाया तो शाम को, आज 19 तारीख है ना, 21 हुआ आपका टेस्ट ऐसे भी, तो कल तो हो भी सकती है वैसे, या तो फिर आज शाम को भी हो सकती है, लेकिन आज शाम को तो आपने एक क्लास लगा ली है, अब नहीं लगा पाएंगे क्लास, है ना। अब ऐसा हो जाता है कि वे थक गए हैं, बस इतनी कहानी हो गई है, इतनी ही एनर्जी थी हमें। हाँ, ऐसे आएंगे, वो जो हमने दिए हुए वो आ जाएंगे। आपको सिर्फ अपना डेटा तैयार करो, आप जो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, मार्जिन उसी का ही है, नंबर उसके हैं जो आपने खुद से ऐड किए हैं। अब अगर आप टोटली रिलाई कर रहे हैं कि जो हम दे रहे हैं बस वही छापना है उसमें, तो वो नहीं करना है। वहां से डेटा लो, जो हमने वहां पर डेटा रखा हुआ है वो कर लो। अच्छा, ऐसे कह रहे थे। अब देखो हमें तो अब इस टाइम पीरियड में ऐसे आप लिखेंगे, मिनिमम इतने तो होंगे ही, 7-8 पेजेस तो होंगे ही जो आप लिखेंगे। 100 लिखेंगे तो एक पेज में तो 100 तो कहाँ ही लिख पाएंगे, 100 तो लिख ही, 100 तो लिख ही सकते हैं ना। ठीक है, हम देखते हैं इसी क्लास को 1000 वर्ड्स में। ठीक है, एक पेज में 180 वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो ठीक है फिर। आपको तो लगभग अगर मान लीजिए 180 आ रहे हैं तो लगभग 6 पेजेस चाहिए होंगे, 6 पेजेस में उसको करो, कवर करो उसको 6 पेजेस में। वैसे तो आप, ठीक है,
व्याकरण भी करेक्ट रखना पड़ता है और 1000 वर्ड भी मेंटेन। चलो कोई बात नहीं, उसको भी एक बार देखते हैं क्योंकि वहां पर मार्जिन बनाना है। ठीक है, आपको नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 25 26 हाईएस्ट अगर आ गए आप लोगों के, किसी के भी अगर आएंगे तो वो इतने ही आएंगे। हाईएस्ट जो है मार्जिन नंबर जो है वो इतने ही होंगे, 25 से 30 के बीच में, हाईएस्ट टू हाईएस्ट। वो भी तब अगर आपने ऐसे ऐसा लिखा होगा जिसमें कोई गलतियां नहीं है, ग्रामर एरर नहीं है, डाटा मेंशन है, अंडरलाइन किया हुआ है, पैराग्राफ में है, सब कुछ चीजें क्लियर। चलिए देखते हैं हम इसको, बता देंगे हम। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है? क्लास तो खत्म हो गई है, वो बता दो।